Okay, so let's begin with exploring the different kingdoms that we have in the five kingdom classification system. पहला आता है हमारा किंगडम मोनेरा. तो किंगडम मोनेरा में पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. सोल मतलब ओनली, बैक्टीरिया इज ओनली मेंबर. Okay. Bacteria is the only member of kingdom Monera. They are most abundant. Of course, अगर ये सिर्फ और सिर्फ only member है तो ये abundant ही होगा. Bacteria सब जगह होता है. Almost occur everywhere. Hundreds of bacteria present. They live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans. Many of them live in or on other organisms as parasites. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि characteristics of the organism, what is the characteristics of the organism belonging to kingdom Monera. तो आप बेसिकली ये पैरा में जो भी लिखा है वो लिख दोगे. आपके बोर्ड्स में अगर ये क्वेश्चन है, नीट में आएगा तो ऑप्शन में तो ये सब रहेगा एंड आपको चूज करना है. ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं. क्वेश्चन में ही ये सारे ऑप्शंस दे देंगे और आपको लिखा रहेगा कि A, E, B, C, D, E. मतलब बेसिकली ऐसे लिखेंगे कि characteristics of bacteria under kingdom Monera is A, they are sole members, they are abundant, they live on or in other organisms, they grow in extreme habitat, they are present everywhere. ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया रहेगा A, E, B is correct. ठीक है, तो फिर ऐसे आपको टिक करना है. सपोज बी ऑप्शन में दिया है कि दे हैव सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल. ठीक है, तो फिर ये जो ऑप्शन है जिसमें लिखा है A, E एंड B इज करेक्ट, ये गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोल है, अबंडेंट है, पर सेल्यूलोज थोड़ी होता है. मैं क्या पढ़ा था वो टेबल से, इनमें कोई सेल वॉल, इनमें कुछ जो मेम्ब्रेन होता ही नहीं है. और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था टेबल में कि इसका जो सेल वॉल है सेल्यूलोज से नहीं बनता है, पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड से बनता है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और बोर्ड्स के लिए मैंने बता दिया, तो आपको ये पैरा बेसिकली जस्ट लिख देना. अब बैक्टीरिया के 4 कैटेगरीज होते हैं. एक होता है उनके शेप की बेसिस पे, ये कॉकाई है, नीचे देखो बैसिलाई है, स्पाइरेला है, विब्रियो है. तो आपको क्या लगता है स्पाइरेला कौन से शेप का होगा? शेप पे बेसिकली क्वेश्चन भी आ सकता है. बैक्टीरिया का क्या शेप है? विब्रियो का मतलब कॉमा शेप, बैसिलाई यानी रॉड शेप, कॉकाई यानी स्फेरिकल. ठीक है, अब बस हो गया ही, क्या हो रहा है बाप रे, सॉरी. तो देखो ये शेप्स है, स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल, कॉमा, दीज आर ऑल शेप्स. आप ये याद रखें कि बैसिलाई इज रॉड शेप, कॉकाई स्फेरिकल, स्पाइरेला इज स्पाइरल, विब्रियो इज कॉमा. अच्छा, एक और चीज, ये पैरा में दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स को लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि दिस इज इंडिकेशन ऑफ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो हम आगे पढ़ेंगे. इसको बोलते हैं आर्काई, आर्की बैक्टीरिया. तो ये जो वर्ड है ना, दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, डू नॉट फॉरगेट दिस बिकॉज इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. मैंने आपको क्या बताया था, एनसीईआरटी कीवर्ड्स क्या होते हैं? Hence, therefore, since. आप लोग दीदी क्या इंग्लिश पढ़ा रही है? नहीं, ये वर्ड्स अगर आपको पता हो ना तो आप ये वर्ड्स को लेकर उसको यूज करके खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, और एक और वर्ड है अभी दो. ठीक है, ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स से वी कैन फ्रेम एनी answer to the question, we can frame the question itself.
देखो, दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, ठीक है। ये जो पैरा है ना, मतलब ये जो एक सिंगल स्टेटमेंट है, दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये मुझे ऑलमोस्ट 50+ पेपर्स में मिला था MCQ के टाइम पे मेरे कोचिंग से। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आ रहा है जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पीक नॉस्टैल्जिया। फिर देखो, दो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their food from inorganic substances. Substrates. They may be photosynthetic, chemosynthetic. Vast majority they are heterotrophs. तो बेसिकली है ना, बेसिकली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बहुत, मैंने जो हाईलाइट किया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स अभी अपने नोटबुक में लिखो एंड मार्क दिस पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ MCQs में आपको ये क्वेश्चन आएगा, नीट में भी आ सकता है, 100% चांस है। हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये पैरा आप बोर्ड्स के टाइम पे मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट दिस अलॉन्ग विथ राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो यू हैव टू राइट दे हैव एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रोफ्स, एंड इवन दो दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। 3 पॉइंट्स लिखो। अब उसके बाद हम आते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ठीक है। आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया बेसिकली जो 3 डोमेन सिस्टम था उसमें 2 डोमेन्स था और 1 डोमेन था। 1 डोमेन में यूकैरियोट्स आता था और 2 डोमेन्स में एक डोमेन और दूसरा डोमेन जो है इसमें आर्किबैक्टीरिया आता है और इसमें यू बैक्टीरिया आता है, या सिर्फ बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये बेसिकली डोमेन है। 3 डोमेन्स में कैसे क्लासिफाई हो रहा है? डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3, ठीक है। ऐसे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। डोमेन 3 ये दोनों मोनेरा के अंदर आते हैं और यूकैरियोट्स तो अलग से हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो अब जो पहला डोमेन हम देखेंगे जो मोनेरा के अंदर है वो आर्किबैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। हार्श का सिनोनिम ही एक्सट्रीम था, तो इसलिए मैंने आपको बोला था पहले पैरा में जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में दे सर्वाइव, यू हैव टू मेंशन दैट व्हाई, because it's an indication of the kind of bacteria included under Monera, which is Archaebacteria. They live in harsh habitats or they live in extreme habitats. जैसे अब इसके क्या क्या कैटेगरीज हैं? इसका है हैलोफिल्स। अच्छा, एक और चीज, आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा आर्किबैक्टीरिया में हैलोफाइल्स है, मेथानोजेंस है, थर्मासिडोफाइल्स है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ाए जाएंगे। आपको लास्ट में किस पे फोकस करना है? ये तीनों आसान एग्जाम्पल्स पे ही फोकस करना है। क्या है वो? हैलोफिल्स, एसिडोफिल्स और मेथानोजेंस। मेथानोजेंस यानी मीथेन। मीथेन हमें कहाँ मिलता है? मार्शी एरियाज में, या काउडंग से भी मिलता है। एसिडोफिल्स यानी एसिड, थर्मोएसिडोफिल्स समझ आ रहा है? थर्मो का मतलब हॉट, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो। एसिड का मतलब pH जहाँ लो। तो हम कैसे याद रखेंगे? थर्मोएसिडोफिल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हाई टेम्परेचर एंड लो pH। इसका मतलब थर्मोएसिडोफिल्स, बिकॉज हाई टेम्परेचर यानी थर्मो और लो pH मतलब एसिड। तो थर्मोएसिडोफिल्स ये कहाँ मिलता है? हॉट स्प्रिंग्स। तो ये पैरा में क्या इंपॉर्टेंट है? नाम याद रखना, हाँ, या नाम याद रखना और उसका लोकेशन याद रखना। तो हैलोफिल्स जो होता है वो हमें सॉल्टी एरियाज में मिलता है, सॉल्टी। ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ categories which are included in a kind of bacteria that is found in extreme
habitat or which can survive in extreme habitat. तो एक क्वेश्चन में इन्होंने 2 क्वेश्चंस छुपा के रखा है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है बैक्टीरिया कौन सा है, तो आपको पता है आर्के बैक्टीरिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आपको लिखना है, उसका टाइप लिखना है। हैलोफाइल सॉल्ट एरिया में, थर्मोएसिडोफाइल्स जो है वो एकदम मैंने बताया जैसे हॉट स्प्रिंग्स, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हाई टेम्परेचर लो पीएच। और फिर आई होप आप लोग मेरा हैंड राइटिंग नहीं माइंड करेंगे क्योंकि मैं ऑनलाइन लिख रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब होगा। फिर मेथेनोजेंस जो है वो कहाँ, मार्शी एरियाज में। सो 3 लोकेशंस हैं, एक मार्शी, एक हॉट स्प्रिंग और एक सॉल्टी एरियाज। 3 लोकेशंस में कौन सा टाइप का आर्के बैक्टीरिया है वो याद रखना, ठीक है। तो ये पता चल गया हो गया। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये स्टेटमेंट। आर्के बैक्टीरिया हाउ इज इट डिफरेंट, उसका नाम ही अलग क्यों दिया गया है? बेसिकली इसका मेन रीजन ये है कि दे हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? This feature is responsible for the survival. So what is important for the survival of Archaebacteria and what makes it different from the other bacteria? Different cell wall structure. ठीक है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर आप ये याद रखें। अब देखो, मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट एंड सेवरल रूमिनेंट, जो मैंने आपको बोला था मेथेनोजेन सॉल्टी एरियाज में है, ठीक है। काउ डंग से मीथेन रिलीज होता है, वही रूमिनेंट का मतलब वो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है बेसिकली, जो पॉटी होता है। सो दैट इज काउ डंग, सच एज काउस, देखो बफेलोस। तो मेथेनोजेंस कहाँ पाया जाता है? सॉल्टी एरियाज में पाया, सॉरी मार्शी एरियाज में पाया जाता है। एम फॉर मेथेनोजेंस, एम फॉर मार्शी। गट में पाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ र्यूमिनेंट यानी काउ डंग, बफेलो, ठीक है। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो मैंने बताया, इसलिए उसका नाम मेथेनोजेंस है। तो आपको आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर वैसे भी बहुत छोटा पैरा है, इसमें याद क्या रखना है कि डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। डिफरेंट सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिफरेंट सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से दे कैन सर्वाइव इन डिफरेंट कंडीशंस। और आपको टाइप याद रखना है कि हैलोफाइल्स, मेथेनोजेंस और थर्मोएसिडोफाइल्स और इनका लोकेशन। तो यूनिक फीचर कहाँ है? सेल वॉल में। तो बहुत बार ऐसे बस क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट की, दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन दे देंगे। अगर सेल मेम्ब्रेन दे देंगे तो आप क्या लिखोगे, सही है कि गलत? गलत। सेल वॉल यूनिक है, एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जिसके ऑप्शंस पे ना हर एक ऑप्शन मेक्स सेंस, बट दैट विल टेस्ट कि आपने एनसीईआरटी किस हद तक याद की है और किस डिटेल से आपने हर एक स्टेटमेंट को अपने दिमाग में फिट किया है। तो वहां दे देंगे दे हैव यूनिक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल वॉल स्ट्रक्चर, वर्ड। तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सुना सुना, सेल वर्ड तो है दोनों में, तो दोनों ऐसा सही लग रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, सेल वॉल है सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंस की वजह से, उसकी यूनिकनेस की वजह से इट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है। चलो अगले इस पे जाते हैं। अगला क्या है? यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में आपको क्या याद रखना है? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब बेसिकली ट्रू होता है, यू कैरियर्स में यू का मतलब ट्रू। नाउ दे आर characterized by the presence of rigid cell wall and if motile or flagella. कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे है? सेल वॉल और फ्लैजेला। द साइनोबैक्टीरिया या बीजीए, ठीक है, ये भी बीजीए का ही है।
एग्जाम्पल जो ये फ्लैजेला ड्रॉ किया है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल वॉल और फ्लैजेला। फ्लैजेला तब मोटिलिटी के लिए यूज होता है फ्लैजेला। वो जो सेल चैप्टर है, अगर हम उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो जो हर एक टर्म है बहुत आसानी से याद हो जाए। फ्लैजेला इज बेसिकली used for motility to move the cell. Now, they have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया BGA के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। फ्लैजेला होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए होने की वजह से दे एक्ट लाइक ऑटोट्रोफ्स। क्लोरोफिल है तो वो लोग खुद खाना बना सकते हैं अपने लीफ के अंदर। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, चारों के चारों आप देखो एनसीईआरटी ने कितनी मतलब क्वेश्चन 3 में कितना आसान बना दिया है। 4 फैक्ट्स दिए हैं और आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में भी 4 ऑप्शन दिया जाता है, तो ये तो पक्का पक्का आ सकता है, ये तो पक्का पक्का आ सकता है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है, एक ही टाइप के सेल से बना हुआ है, देखो यूनिसेल्युलर है। कॉलोनियल है, आपको दिख रहा है कि एक कॉलोनी टाइप बना रहा है। फिलामेंटस है, बिल्कुल यहाँ फिलामेंट्स दिख रहे हैं हमें। और फ्रेश वाटर, मरीन या टेरेस्ट्रियल, बेसिकली फ्रेश, मरीन, टेरेस्ट्रियल, ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो सकता है। फिर कॉलोनीज they generally are surrounded by a gelatinous sheath. They form blooms in polluted water bodies. तो जो कॉलोनीज आपको दिख रहा है, ये जो फिलामेंट फॉर्म में जो कॉलोनीज बना है, यही लिखा है, they form a mucilaginous sheath. तो हमेशा डायग्राम और टेक्स्ट को कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। They are surrounded by gelatinous sheath, gelatinous हो या mucilaginous हो, ठीक है। तो एक चीज और देखोगे, डायग्राम्स को अवॉइड नहीं करना है। यहाँ लिखा है जेलेटिनस, ठीक है, यहाँ लिखा है म्यूसिलेजिनस। अब एक बच्चे ने बस टेक्स्ट पढ़ा जेलेटिनस, एग्जाम में आ गया म्यूसिलेजिनस, अगर उसको मतलब नहीं पता है तो वो ऑब्वियसली गलत मार्क करके आएगा। वो बोलेगा कि म्यूसिलेजिनस नहीं होता है, जेलेटिनस होता है, बट दोनों का मतलब सेम है। और प्रूफ के लिए एनसीईआरटी के डायग्राम में म्यूसिलेजिनस है, टेक्स्ट में जेलेटिनस है, तो इस पर भी ध्यान देना है। फिर they can form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब में आ सकता है, ठीक है। तो दे विल फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो मैंने देखो यहाँ डायग्राम में भी लिखा है, they fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. So heterocysts वो सेल्स होते हैं जहाँ ये लोग फिक्स करते हैं। ये हेट्रोसिस्ट के बारे में यहाँ दिया है, they fix atmospheric nitrogen called heterocysts in special cells, ठीक है। ये हेट्रोसिस्ट ही स्पेशल सेल्स होते हैं। और एग्जाम्पल में नॉस्टॉक है, डायग्राम में नॉस्टॉक दिया है, ठीक है, ये नॉस्टॉक का है, पूछ देंगे बहुत बार एग्जाम में कि ये जो डायग्राम है कौन सा ऑर्गेनिज्म का है, एनापिना का है, एनाबाइना का है कि नॉस्टॉक का है। एनाबाइना मार्क मत करना, ठीक है, नॉस्टॉक मार्क करना, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे लिखा है किसका फिगर दिया है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप जिस तरीके से पढ़ते हो दैट विल अफेक्ट योर मेमोरी एंड दैट विल इवेंचुअली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जाम। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया will basically oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia. User released energy for ATP production. So chemosynthetic autotrophs क्या oxidize करेगा, nitrates, nitrites और ammonia, और release क्या करेगा, ATP, energy चाहिए। Now they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. Again हमने 4 न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया है और आपके एग्जाम के ऑप्शंस में भी 4 ऑप्शंस आते हैं, तो NP, FES ऐसे याद रख सकते हो।
कौन से न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं? N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, Fe आयरन, S सल्फर। ठीक है। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। बिल्कुल, हमने वही पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, पर हेटेरोट्रोफ सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। Majority are important decomposers. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk and fixing nitrogen in legumes, production of antibiotics. Basically, ये हमें usefulness of bacteria बता रहा है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, How is bacteria useful to us? तो हम लिख देंगे कि बैक्टीरिया जो है हेटेरोट्रोफिक है, most of them are decomposers। फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स लिख देंगे। अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, लिखना कैसे है, एग्जाम्पल लिख दो, आपको खुद ब खुद एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। आपको बस क्या करना है, वो एग्जाम्पल्स को ही एक्सप्लेन करना है। आपको जो भी समझ आता है, जो भी आपने याद रखा है, वो बस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल्स हो सकता है, तो आप लिख देना एग्जाम्पल्स आपके पेपर में, उसके लिए भी मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि टीचर्स बहुत बार देखते हैं कि आपके एनालिटिकल स्किल्स कैसे हैं, कि आपने जो सीखा है आपने अप्लाई कैसे किया है। हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, बस ये बात थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड आंसर राइटिंग के लिए भी। एंड द फैक्ट कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ्स, मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स और ह्यूमन अफेयर्स पे इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं। कर्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे हमने देखा स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स विल फिक्स नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑल। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स, फिर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, चलो अगले पेज पे जाते हैं। 3 से 4 एग्जाम्पल्स तो हो ही गए। उसके बाद सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, crops, farm animals and pets. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well different known diseases caused by different bacteria. अगर आपने गलती से भी बैक्टीरिया के यूजफुलनेस में उसके डिजीजेस दे दिए तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछा गया यूजफुलनेस, तो बस यूजफुलनेस पे ही एग्जाम्पल्स देने हैं, उसमें ये मत इंक्लूड कर देना। तो एक और चीज, आंसर राइटिंग के टाइम पे यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली टू राइट इन द आंसर। ऐसे नहीं कि मेरे को पूरा पैरा याद है तो पूरा पैरा ही मैं लिख दूंगी। ऐसे होता है ना बहुत लोगों का फोटोग्राफिक मेमोरी, वैसा नहीं करना है, पूरा पैरा नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में शायद उनको ऐसा आंसर चाहिए जो वो पैरा के मतलब हाफ वे तक दिया गया हो, तो आधा लिखना है, जो पूछा है बस वही लिखना है। ठीक है। डिजीज तो ऑब्वियसली हम हमेशा जानते हैं कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, पर क्या हम उसके यूजफुलनेस पर उतना ध्यान देते हैं? नहीं। तो यूजफुलनेस पे ही नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। और डिजीज पे क्वेश्चन आएगा कौन से डिजीज, तो एनसीईआरटी मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया है, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटानस, सिट्रस कैंकर। ये आप क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट एज you go and read you will know। देखो, अब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन। Sometimes under unfavorable conditions they will produce spores. They also reproduce by sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer। ये भी बहुत important पैरा है, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा important है। इसके और रिप्रोडक्शन पे अगर किसी ने पूछा, आपको क्या याद रखना है बेसिकली, एक एसेक्सुअल है और एक सेक्सुअल है। सेक्सुअल जो है प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर, प्लाज्मिड बोल सकते हैं, बट हम यहाँ लिखेंगे प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर। बट एसेक्सुअल स्पोर्स, बट स्पोर्स कब, जब अनफेवरेबल हो, यानी हाई टेम्परेचर हो या ऐसा कुछ। तो स्पोर्स जब अनफेवरेबल हो, यानी तो फिजन, फिजन मतलब दो में बढ़ जाना, बाइनरी फिजन हो सकता है। ठीक है,
तो ए सेक्शन में फिजन हो सकता है और स्पोर्स तब होता है जब फेवरेबल कंडीशंस हो सेक्शन में फेवरेटिव डीएनए ट्रांसफर। फिर माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, ये आपके बोर्ड वालों का बहुत ज्यादा है फेवरेट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा ये तो याद ही रखना, ठीक है, माइकोप्लाज्मा याद ही रखना। दे लैक अ सेल वॉल, दे लैक अ सेल वॉल, और ये बहुत छोटा है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यानी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक हो गया। देखो वापस 4 चीज दिए गए, 4 कैरेक्टर्स दिया है, ऑप्शंस कितने होते हैं 4, तो ये तो एकदम 100% आ सकता है आपके एमसीक्यू के लिए, और आपके आंसर राइटिंग के लिए भी पूछ देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा बताओ, तो सेल वॉल नहीं होता है, ऑक्सीजन के बिना दे कैन सर्वाइव। देखो इवन मैं जैसे शॉर्ट में लिख रही हूँ ना ऊपर, वैसे आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो, क्योंकि बस आपको समझ में आना चाहिए, किसी को आप समझा नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए। फिर दे आर द स्मॉलेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आप यही लिखोगे स्मॉलेस्ट। मुझे उनका डायमीटर याद है 0.25 माइक्रोमीटर, इतने छोटे होते हैं। सो दे आर द स्मॉलेस्ट, दे हैव नो सेल वॉल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और चौथा वाला है दे आर पैथोजेनिक। Again, repeat after me. They are pathogenic. They can survive without oxygen. They have no cell wall and they are the smallest. Done. चलो आप मेरे साथ आई एम होपिंग कि आप सीख भी रहे हो, याद भी कर रहे हो। प्रेशर नहीं है याद करने का, ठीक है। चलो अगले पार्ट में लेट्स मूव ऑन।